अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आई होप सो कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है। यस सर। अच्छा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज फॉर रूफिंग एंड फ्लोरिंग मटेरियल्स। रूफिंग और फ्लोरिंग में जो मटेरियल्स यूज होते हैं उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन आज हमने पढ़नी है, और उसके लिए एक एक्सेल स्प्रेडशीट तैयार करना है। और एक्सेल के ऊपर हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करनी है कि किस तरह से हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए या व्यू क्यों तैयार करने के लिए, फ्लोरिंग और रूफिंग के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रूफिंग एंड फ्लोरिंग? फ्लोरिंग का क्या मतलब है? एनी वन हु कैन एक्सप्लेन फ्लोरिंग? फ्लोरिंग मीन्स, जी, अगर आप मुझे कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि फ्लोरिंग का क्या मतलब ये है तो। सर ये सर ये जो मत ग्राउंड पे हम जो फ्लोरिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर टाइलिंग्स मतलब फिनिशिंग टाइप। एग्जैक्टली जो फिनिशिंग वर्क है फ्लोर के ऊपर, जिसमें टाइल वर्क आपके पास हो सकता है, वुडन वर्क हो सकता है, ब्रेक वर्क हो। ब्रिक वर्क भी हो सकता है। एग्जैक्टली टाइल, ब्रिक्स, वुड, और आजकल पॉलीकार्बोनेट्स के शीट भी मिल जाते हैं जो कि मार्बल जैसी या टाइल जैसी लुक देती है और सस्ते भी होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट भी होती है। तो ऑल दीज मटेरियल्स आर फ्लोरिंग मटेरियल्स। ठीक है। तो फ्लोरिंग इज द जनरल टर्म फॉर अ परमानेंट कवरिंग ऑफ अ फ्लोर आर फॉर द वर्क ऑफ इंस्टॉलिंग सच इज ए फ्लोर कवरिंग। फ्लोर कवरिंग का क्या मतलब? यानी आपके पास उस फ्लोर कवरिंग में ये मार्बल टाइल्स सब भी आ जाते हैं। ठीक है। फ्लोर कवरिंग इज a term to generically describe any finish material applied over a floor structure. Any finishing material, आपके पास कोई भी फिनिशिंग मटेरियल हो सकती है, चाहे टाइल्स हो, ब्रेक्स हो, या जो भी हो। ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज फ्लोरिंग। व्हाट इज रूफिंग? रूफिंग का क्या मतलब होगा? सर जो ये टॉप मतलब छत जो होता है ना, वो उस पे जी अगर जी, हम वगैरह टाइल्स वगैरह प्रोवाइड करता है कि डैम्पनेस वगैरह से बच सके। एग्जैक्टली तो एक हमारे पास हो गए फ्लोर और एक हमारे पास हो गए रूफ। तो रूफ के ऊपर जो मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, तो रूफिंग मटेरियल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, sometimes self-supporting but generally supported by an underlying structure. A building's roofing material provides shelter from the natural elements. The outer layer of a roof shows great variation dependent upon availability of materials and the nature of supporting structure. Those type of roof material which are commercially available range from natural products such as slate to commercially products such as tiles and polycarbonate sheeting. तो रूफिंग का क्या मतलब हुआ? रूफिंग का मतलब वो आउटर मोस्ट लेयर जो रूफ के ऊपर, यानी अगर फर्ज करें ये मेरे पास एक स्लोपिंग रूफ है, सॉरी, अगर ये मेरे पास एक स्लोपिंग रूफ है, इस तरह से ये कोई घर है और ये इसकी स्लीपिंग रूफ है, तो इस रूफ के ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर है ना ये, तो इसके ऊपर जो मटेरियल, या चाहे टाइल्स हो या चाहे पॉलीकार्बोनेट शीट्स हो या चाहे वुडन वर्क हो या चाहे जो भी हो, तो वो मटेरियल जो रूफ के ऊपर प्रोवाइड किया जाता है इस बिल्डिंग के एस्थेटिक लुक के लिए, यानी इस बिल्डिंग के खूबसूरत नजर आने के लिए। और इसके साथ साथ वो मटेरियल इस काबिल भी होना चाहिए कि उसके ऊपर अगर बारिश हो, स्नो हो, तो उसको रेजिस्ट भी कर सके। ठीक है। तो दिस इज नोन एज रूफिंग मटेरियल। इज इट क्लियर? सर अगर इसके यस नीचे जब हम ये सॉइल वगैरह प्रोवाइड करते हैं मतलब हीट से बचने के लिए, तो वो भी रूफिंग में आता है कि नहीं? क्या मतलब, दोबारा बताइए जरा। सर अक्सर हम लेंटर करने के बाद वहाँ पे कुछ वो सॉइल टाइप सा सैंड डालते हैं ना, वो शीट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। हीट रेजिस्ट करने के लिए सर बता रहे। सर ये हीट रेजिस्टेंस के लिए वगैरह, ताकि डायरेक्ट लेंटर धूप ना पड़े। आपकी आवाज़ तो मुझे, सर मैं दोबारा बताइए बता सर। दूं आपको, सर नेट का इशू है, शायद आपकी आवाज भी सही नहीं आ रही। क्या? حبيبي أنا طول في جرازيك أنا يا رب من أدارس في جرازيك أنا دي روتين. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? यस सर अभी सही होगी। अच्छा, ये पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन लास्ट हुआ था, हालांकि यार सब कुछ ठीक है, लेकिन आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। अच्छा, आप क्या पूछना चाह रहे थे? सर जब हम लेंटर के बाद जब उस पे थोड़ा सा साइल डालते हैं, ये पॉलीथीन शीट डालते हैं, ये बिटुमिन वगैरह की कोटिंग करते हैं, तो ये सब जी जी, ये बिल्कुल, रूफिंग में आते हैं। एग्जैक्टली।
सब प्रूफिंग मटेरियल में आती है, ठीक है। ओके। ये हमारे पास एक बिल्डिंग है प्लान व्यू, इसके लिए आज हमने, अच्छा ये बात याद रखें कि रूफिंग मटेरियल या फ्लोरिंग मटेरियल जो है इसके लिए डायरेक्टली BOQ शीट बनाई जाती है। डायरेक्टली BOQ शीट क्यों बनाई जाती है? वो इसलिए कि आपके पास इसकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी एस्टिमेशन के लिए एक्सेल शीट, अलग सी शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास फ्लोरिंग, आपने जो फ्लोरिंग करनी है, फ्लोरिंग मटेरियल या रूफिंग मटेरियल जितनी भी है उसकी क्वांटिटी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एरिया फाइंड करना है, 15 मल्टीप्लाई बाई 23 आपके पास एरिया आ जाएगा, इसमें आपने टाइल वर्क करना है। तो वो सिर्फ क्वांटिटी हमें चाहिए थी, तो क्वांटिटी एस्टिमेशन की अलग की सी शीट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्टली इस तरह के कामों के लिए BOQ शीट तैयार किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फ्लोर और रूफ, आप जानते हैं कि व्हाट इज अ फ्लोर एंड व्हाट इज अ रूफ? यस सर। जी बताएं। सर रूफ ये है कि जो लंटर का ऊपर वाला पोर्शन होता है, और ये दूसरा जो है ना इसके नीचे वाला पोर्शन को हम कहते अब अगर आप इस बिल्डिंग को देखिए, दिस इज अ 4 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। 4 स्टोरी बिल्डिंग है हमारे पास। अब ये जो सबसे टॉप मोस्ट वाला स्लैब है, दिस स्लैब, दिस इज नोन एज रूफ। ये सिर्फ नाम है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है। अब रूफ जो है ये कौन सा, इस स्लैब को रूफ क्यों कहा जाता है? इसको रूफ नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि दिस इज द स्लैब विच इज एक्सपोज टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, ठीक है। ये एक्सपोज्ड है एनवायरमेंट को, इसके ऊपर बारिश भी होगी, स्नो वगैरह भी होगा, ठीक है। सो द एक्सपोज्ड वन इज नोन एज रूफ, ठीक है। ये बाकी जितने भी है इसको फ्लोर्स कहते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड दिस इज रूफ, ठीक है। और जो स्लैब का अंडर सरफेस होता है इसको क्या कहा जाता है? ये यानी ये तो, ये एक स्लैब है फर्ज है, इस अंडर सरफेस के ऊपर भी कुछ डेकोरेशन होती है, उसको क्या कहा जाता है? हैं। वो सीलिंग सर। सीलिंग, ठीक है। तो ये नाम जो है ये सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए है, ताकि अगर सीलिंग की बात हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली समझे कि स्लैब के जो बॉटम साइड के ऊपर जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स होती है जो हमें नजर आते हैं कमरे के अंदर, डेट इज सीलिंग, ठीक है। अच्छा, तो आज इस बिल्डिंग के लिए जिसमें हमारे पास 2 रूम्स है और एक वरांदा है, इसके लिए हमने क्वांटिटी एस्टिमेशन करनी है, BOQ शीट तैयार करना है। किस चीज़ के लिए? फ्लोरिंग के लिए, रूफिंग के लिए, सीलिंग के लिए, और साथ साथ वॉल के ऊपर भी अगर हमारे पास कुछ टाइल का वर्क हो तो हम उसके लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो फ्लोरिंग मटेरियल के लिए हमने कैलकुलेशन, अगर BOQ शीट तैयार करनी है तो हमारे पास रूम नंबर 1 का एरिया कितना होगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 23 फीट। ये इनर टू इनर डायमेंशन है। टाइल वर्क जो है ये हमारे पास जो सिर्फ क्लियर स्पेन नजर आ रहा है, इसमें हम सिर्फ टाइल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है हमारे पास? 15 मल्टीप्लाई बाई 23 फीट। इसी तरह रूम नंबर 2 का जो एरिया है वो भी हमारे पास है 15 मल्टीप्लाई बाई 23 फीट। वेरांदा का जो एरिया है वो हमारे पास है, इसकी ये डायमेंशन तो हमें गिवन है, दिस इज 8 फीट 6 इंच, ठीक है। और ये वाला डायमेंशन कितना होगा? ये वाला डायमेंशन जो है 23 फीट, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो 23 फीट होगा। प्लस ये 9 इंच की दीवार भी है यहाँ पे, ये, तो 9 इंच इज इक्वल टू 0.75 फीट, प्लस ये 23 फीट। तो वेरांदा का जो लेंथ होगा हमारे पास कितना होगा? 46.75 फीट। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो फ्लोरिंग के लिए फ्लोरिंग मटेरियल, अगर हमने इसमें फ्लोरिंग के लिए BOQ शीट तैयार करना हो तो फ्लोरिंग मटेरियल के लिए जो है रेट हम कहाँ से पिक करेंगे? MRS से, ठीक है। ये मार्केट रेट सिस्टम के डॉक्यूमेंट से मैंने स्नैपशॉट लिया हुआ है। मार्केट रेट सिस्टम का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारे गूगल क्लासरूम के ऊपर अवेलेबल है। ये मार्केट रेट सिस्टम जो है 2020 का, ये CW डिपार्टमेंट का है, ठीक है। CW डिपार्टमेंट, KPK डिपार्टमेंट का। और उसमें चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारे पास है फ्लोरिंग। अगर फर्ज करें इस कमरे में हमने इस पर्टिकुलर टाइप की फ्लोरिंग करनी है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, लेफ्ट फ्लोर आप वाइट ग्लेज टाइल, एक खास किस्म के टाइल्स है वाइट ग्लेज टाइल्स। टाइल की साइज जो है वो 6x6 इंच है, 6 इंच, 6 इंच। और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास है, ये जो थिकनेस है हमारे पास, ये थिकनेस हमारे पास कितनी है?
दिस थिकनेस इज हाफ 1/4 ऑफ एन इंच, ठीक है। इन वाइट सीमेंट 1:2, वाइट सीमेंट में 1:2 के हिसाब से इसको प्लेस करना है इन टाइलों को। किस चीज़ के ऊपर? 75 इंच यानी 3/4 इंच थिक सीमेंट मोटर 1:2। 1:2 की मोटर जो है, अगर आपने अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व भी किया हो तो टाइलिंग वर्क से पहले ज़मीन के ऊपर जो है एक सीमेंट मोटर डाला जाता है और फिर उसके ऊपर जो है टाइल्स को प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का काम हमने करना है और उसके ऊपर जो कास्ट है 100 स्क्वायर फीट के लिए, यहाँ तक ये जो है ये दिस इज़ इन ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश मीन यानी फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एंड दिस इज इन यूएस सिस्टम या मेट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम। तो 100 स्क्वायर फीट के लिए हमारे पास जो कास्ट है वो कितनी है? 16,782.62 रुपये, 16,782.62 रुपीज़ जो है ये हमारे कास्ट आने वाला है 100 स्क्वायर फीट के ऊपर। 100 स्क्वायर फीट की अगर टाइलिंग वर्क हमने करनी है इस पर्टिकुलर टाइप की तो उसके ऊपर हमारा इतना कास्ट आने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्सेल शीट तैयार कर लेते हैं। अच्छा, एक्सेल सॉफ्टवेयर को आपने किस तरह से यूज़ करना है ऑलरेडी आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, लेकिन थोड़ा सा आज पहले फिर इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले आप अगर आपने नई शीट ओपन की तो आप उसको रिनेम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिनेम कर दूँ BOQ, ऑलरेडी चूँकि मैंने BOQ शीट एक नाम दिया हुआ है, अगर मैं दोबारा BOQ नाम दूंगा एंटर प्रेस करूँगा तो सॉफ्टवेयर मुझे एरर देगा, ठीक है। ये देखिए सॉफ्टवेयर मुझे एरर दे रहा है कि डेट नेम इज़ ऑलरेडी टेकन, ट्राई अ डिफरेंट वन। तो मुझे डिफरेंट नाम देना होगा क्योंकि ऑलरेडी ये नाम मैंने दिया हुआ है दूसरे शीट को, तो मैंने BOQ1 नाम दे दिया, ठीक है। अब जो है कोई एरर नहीं आ रहा। इसी तरह इस शीट को जो है आप कोई स्पेसिफिक कलर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कि मेरे पास जो येलो कलर है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिल्डिंग के लिए सिंबल है तो आप इसको कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले आपने क्या लिखना है, सीरियल नंबर, जो शीट हमने बनानी है उसमें हमने लिख देते हैं सीरियल नंबर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एरो की प्रेस कर यहाँ पे आ जाए, आप लिख दे क्वांटिटी, फिर उसकी लिख दे लिए यूनिट, फिर उसके बाद लिख दे रेट, फिर उसके बाद लिख दे पर यूनिट या रेट के साथ भी सिर्फ यूनिट लिख दे, और फिर इसके बाद लिख दे अमाउंट, ठीक है। और इसी तरह जो है यहाँ पे अब देखिए डिस्क्रिप्शन का वर्ड मुझे पूरा नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे से इस कॉलम के विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह क्वांटिटी के लिए भी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ, यूनिट के लिए भी। अब अगर इस सेल रेंज को मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक प्रेस करें और क्लिक को प्रेस रखें और यहाँ पे आ जाए। इन सेल रेंज को आपने सिलेक्ट किया, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, ये लिखा है आपके पास बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट, अच्छा ये हो गई बोल्ड। आप यहाँ से इसको, ये कैलिबरी में लिखी गई है, आप इसको किसी भी चीज़ में लिख सकते हैं। टाइम न्यू रोमन में अगर मैं लिखना चाहता हूँ, ये टाइम न्यू रोमन, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर नज़र आए। इसको एक कोई स्पेसिफिक कलर भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ यहाँ से। अगर मैंने डिज़ाइन कर दिया ये वाला कलर, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट लिखनी है या BOQ। तो अगर यहाँ पे इस सेल में मैं लिख दूँ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेटेड कास्ट, तो ये एक सेल में मैंने लिखा है, दूसरे सेल में भी नज़र, इस सेल में मैंने कुछ लिखा नहीं है लेकिन ये दूसरे सेल में भी नज़र आया। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इन सेल रेंज को सिलेक्ट करें तो या तो इस सेल को सिलेक्ट करें, रेप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये सॉफ्टवेयर जो है इस सेल को ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ या डेप्थ को बढ़ा के इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेगा। लेकिन इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई सेल रेंज को मर्ज करना चाह रहे हैं, पर इसके मैं इन सेल रेंज को सिलेक्ट करूँ और इनको मर्ज कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल थे, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का क्या मतलब है कि सेल्स भी मर्ज हो जाएंगे और इसके ऊपर जो लिखाई होगी वो भी सेंटर के ऊपर होगी, ठीक है। अब ये देखिए सेल हो गए सारे मर्ज, अब ये सिर्फ एक सेल बन गया है, ठीक है। इसको देखिए ये सिर्फ एक सेल है, तो इसको मैंने कर दिया बोल्ड कर दिया। कोई अगर मैं डिफरेंट टाइप में लिखना चाहता हूँ, साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, और इसको अगर मैं कोई स्पेसिफिक कलर देना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से कोई स्पेसिफिक कलर मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ब्लैक कलर दे दूँ और इसके ऊपर जो राइटिंग हमने की है उसको मैं वाइट कलर दे दूँ। जिन सेल्स में आपने काम करना है उसको सेलेक्ट करें,
अप्रॉक्सीमेटली अगर कम बेश हो सकती है, बाद में आप इसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये जो कमांड है बॉटम बॉर्डर का, तो इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें ढेर सारे कमांड्स अवेलेबल है, ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स। आउटसाइड बॉर्डर्स का क्या मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ इस बाउंड्रीज के ऊपर जो है आपके पास इसके ऊपर एक बाउंड्री होगी, ठीक है। यहाँ आउटसाइड बॉर्डर्स को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री अब नजर आ रही है। अब अगर इस सब कॉलम्स के दरमियान भी मैंने एक बाउंड्री प्लेस करनी हो तो इन सेल रेंज को सेलेक्ट करें इस तरह से और यहाँ पे आ जाए। तो क्योंकि अब मैंने कौन सी साइड पे बॉर्डर लगाना है, राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा कमांड यूज करूंगा, राइट बॉर्डर। तो अब यहाँ पे देखिए आपका राइट बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसी तरह इस सेल रेंज को आप सिलेक्ट करें। अब ये जो राइट बॉर्डर का कमांड ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसके ऊपर आप सिर्फ क्लिक करें, ठीक है। अब अगर दूसरे इस कॉलम की तरफ हमने आना हो तो आप शिफ्ट की प्रेस करें और उसके साथ जो आपकी एरो की है राइट वाली उसको आप प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली इस साइड पे आ जाएगा। दोबारा ये कमांड प्रेस करें, फिर शिफ्ट के साथ एरो की, दोबारा ये कमांड प्रेस करें, फिर शिफ्ट के साथ एरो की, दोबारा राइट कमांड को प्रेस करें, फिर शिफ्ट के साथ एरो की और दोबारा। तो इस तरह इन सब कॉलम्स में मैंने बाउंड्रीज लगा दिए हैं। अच्छा, ये जो हेडिंग वाला रो है इसके बॉटम के ऊपर भी अगर मैं बॉर्डर लगाना चाहूँ बॉटम के ऊपर, ठीक है, ये बॉटम बॉर्डर, इसके नीचे भी एक बॉटम ब्लैक कलर का मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अच्छा नजर आ रहा है और डिफरेंशिएट भी हो रहा है। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। अब इसमें जो लिखाई मैंने करनी है, अगर मैं इन सेल रेंज को सिलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आपके पास आ जाए ये ऑप्शन, देखिए इसको अगर आप सिलेक्ट कर देते हो आपके पास सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। और अगर इस सेंटर वाले को भी सिलेक्ट कर दे तो एक तो इस साइड पे सेंटर पे होगा, इसी तरह इस साइड पे भी सेंटर पे, तो ये एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर आ जाएगा जब ये दोनों कमांड्स आप सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया अब सेंटर। अब जो भी चीज़ मैं लिखूंगा यहाँ पे, फर्ज कर अगर मैं लिख दूँ फ्लोरिंग, तो सब कुछ जो है वो मेरे पास सेंटर में लिखा जाएगा। अब अगर आप लिखना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो लिखाई हो यहाँ पे, अब ये फ्लोरिंग का वर्ड जो है ये लिखे गए है कैलिबरी में और बाकी जो है ये टाइम न्यू रोमन में हमने लिखे हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि जितनी भी लिखाई हो टाइम न्यू रोमन में हो तो यहाँ पे आप लिख दे टाइम न्यू रोमन, प्रेस कर दे, ठीक है। ये सब कुछ अब टाइम न्यू रोमन होगा। अब अगर इन सेल्स में मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स में जो लिखाई में करना वो 11 के बजाय 12 साइज में हो तो सब सेल्स को सिलेक्ट करें, 12 साइज कर दे। अब जितनी भी कोई चीज़ आप लिखेंगे तो आपके पास जो साइज होगा वो फिल नजर आएगा, ठीक है। अब फ्लोरिंग में हमारे पास एक है रूम 1, अगर मैं अलहदा अलहदा इसको डील कर दूँ रूम 2, और इसी तरह मेरे पास एक है वेरांडा, तो मैं अलहदा अलहदा भी डील कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह आप जो है एक्सेल शीट में एक व्यू क्यू शीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो आ जाए भी क्यू शीट पे इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कास्ट, इस तरह कुछ हेडिंग दे दे, ये इसी तरह कुछ कलर दे दे। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कास्ट को मैंने ग्रे कलर दिया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, यूनिट रेट, यहाँ पे पर यूनिट या सिर्फ यूनिट भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास अमाउंट के साथ मैंने रुपीज़ लिखी है, अगर मैं टू बी मोर एक्यूरेट लिखता हूँ तो PKR लिखना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़। पहले हमने डिस्क्रिप्शन में पहले हमने सीरियल नंबर लिख दिया, अब डिस्क्रिप्शन में हमने क्या लिख दिया, टाइल वर्क हमने करना है फ्लोरिंग में, ठीक है, टाइल वर्क इन फ्लोरिंग। और इसको मैंने बोल्ड कर दिया ताकि मुझे नज़र आए कि ये मेरी मेन जो है ये हेडिंग है। अब इसमें से मैंने रूम 1 रूम 2 रूम 3 को और वेरांडा को इंडिविजुअली डील किया हुआ है। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि इन सब का एरिया फाइंड करके सिर्फ एक क्वांटिटी लिख दूँ, वो भी आपके पास ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली डील करें तो रूम नंबर 1 के लिए जो एरिया होगा हमारे पास कितना होगा, रूम नंबर 1 की देखिए आपके पास डायमेंशन जो है इट इज़ 15 बाई 23 फीट, रूम नंबर 2 के लिए भी 15 बाई 23 फीट है। और वेरांडा के लिए डायमेंशन हमारे पास कितनी थी, 8.5 फीट जो है ये इसकी वेड्थ है। और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी थी हमारे पास वेरांडा की जी, 46.75, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए आप एक्सेल शीट में, तो यहाँ पे रूम क्वांटिटी एरिया को हमने फाइंड करना है तो 15 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रेस करें, ठीक है, इक्वल टू, और इसके बाद मैंने 15 मल्टीप्लिकेशन के लिए स्ट्रेक का ऑप्शन दबाए, मल्टीप्लाई बाई 23, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाई 23 के पास एरिया आ जाएगा। इसी तरह रूम नंबर 2 के लिए भी 15 मल्टीप्लाई बाई 23 एरिया है, और जो वेरांडा है उसका एरिया हमारे पास कितनी है, ये हमारे पास है 8.5 फीट मल्टीप्लाई बाई 46.75 फीट, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो क्वांटिटी क्या मतलब है, अब क्वांटिटी जो है ये मेरे पास
इतनी क्वांटिटी के ऊपर यानी इतने एरिया के ऊपर फ्लोरिंग जो है ये किस चीज में मुहैया होती है? आपके पास फ्लोरिंग का यूनिट क्या है? स्क्वायर में होगा। स्क्वायर मीटर, स्क्वायर स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट में, ठीक है, या स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में। तो हमें एरिया चाहिए कि इस एरिया के ऊपर जो है हमने टाइल का वर्क करना है, ठीक है। तो हमें 15 मल्टीप्लाई बाई 23 फीट जो है ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ गई कि इतने एरिया के ऊपर जो है हमने टाइल का वर्क करना है। अब इसकी यूनिट भी इसके साथ हम लिख देते हैं स्क्वायर फुट। स्क्वायर फुट आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर आप कैपिटल इसके साथ FT लिख दीजिए भी ठीक है, ठीक है, स्क्वायर फुट। यहाँ पे इसके साथ मैंने यूनिट किया, फिर इसके बाद रेट है। अब ये रेट जो है 16,782.62 ये हमने कहाँ से पिक की हुई है? यहाँ पे देखिए 16,782.62 जो है ये रेट मैंने मार्केट रेट सिस्टम से पिक की हुई है। और आपने रेट भी मार्केट रेट सिस्टम से ही पिक करना है कि जो स्पेसिफिक टाइप का वर्क आपने करना है। तो उसे हमने रेट पिक कर लिया और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये रेट किस चीज़ के लिए? ये रेट यहाँ पे देखिए कि दिस इज 16,782.62 100 स्क्वायर फीट के लिए, ठीक है। 100 स्क्वायर फीट के लिए ये कास्ट है। तो ये हमारे पास कास्ट किस चीज़ के लिए? 100 स्क्वायर फीट के लिए है। अगर 1 स्क्वायर फीट के लिए हम निकालना चाहें तो 1 स्क्वायर फीट के लिए हमारे पास जो कास्ट होगा हमारे पास होगा 167.8262, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास 1 फीट के लिए कास्ट होगा। तो 16,782 जो है कि हमारे पास है कास्ट 100 स्क्वायर फीट के लिए। अब अगर 100 स्क्वायर फीट के ऊपर इतना कास्ट आ रहा है तो 345 स्क्वायर फीट के ऊपर कितना कास्ट आएगा? तो हम दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 100 हमने किया हुआ है। डिवाइड बाय 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये जो 16,782 रुपये का कास्ट है ये 100 स्क्वायर फीट के लिए, ठीक है ना। तो 100 के ऊपर आपने डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे इसके लिए आप डायरेक्ट यहाँ पे 100 की जगह आप लिख दिए कि मैंने जो है ये 1 स्क्वायर फुट के लिए 1 स्क्वायर फुट के लिए मैंने यहाँ पे रेट लिखा हुआ है। तो 1 स्क्वायर फुट के लिए जो कास्ट है 100 स्क्वायर फीट के ऊपर इतना कास्ट है, तो 1 स्क्वायर फुट के ऊपर कितना होगा? 100 के ऊपर ये डिवाइड कर ले, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय 100 कर ले, इक्वल टू डिवाइड बाय 100। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर ले, यहाँ पे देखिए इक्वल टू, माइक्रोफोन्स को ऑफ करें जरा, इक्वल टू तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय दिस रेट, ठीक है। तो हमारे पास जो कास्ट आ रहा है वो आ रहा है 57,900 रुपये। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने रेट जो लिखा है वो लिखा है 1 स्क्वायर फुट के लिए 167.8262 रुपीज़ है। अगर इसी तरह मैं 100 स्क्वायर फुट के लिए, क्योंकि हमारे पास जो रेट गिवन है वो गिवन है हमारे पास 100 स्क्वायर फुट के लिए 16,782। अगर एज इट इज़ मैं यूज़ कर लूँ तो 16,782 100 स्क्वायर फीट के लिए। तो अगर फार्मूला में फिर आपने 100 के ऊपर डिवाइड करना होगा, ठीक है, क्योंकि 100 स्क्वायर फीट के ऊपर इतना कास्ट है। तो 345 स्क्वायर फीट के ऊपर कितना कास्ट होगा? तो 345 के ऊपर तो अगर हम 100 के ऊपर डिवाइड करें तो ये इन टर्म्स ऑफ 100 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आने चाहिए। देखिए आपके पास वैल्यू सेम आ रही है। एक में मैंने 1 स्क्वायर फुट जो है वो वैल्यू दी है और एक में 100 स्क्वायर फुट की, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। सर जी, जी जी सर इसमें मोटर भी है, जी, इस 100 स्क्वायर फीट में मोटर भी है टाइल सब के कुछ है इसमें सब कुछ है। आप यहाँ पे देखिए कि जो रेट हमारे पास मेंशन है मार्केट रेट सिस्टम में, ये लिखा है कि फ्लोर ऑफ वॉइस ग्लेस टाइल आप इतनी साइज के वाइट सीमेंट में, और इसके साथ जो नीचे सीमेंट माटर है 1:2 का 3/4 इंच तक का, तो उसके ऊपर अगर 100 स्क्वायर फीट का हम ये काम करें इन टाइल और इस सीमेंट सब कुछ मिला के, तो हमारे साथ इसके ऊपर इतना कास्ट आने वाला है। यहाँ पे इसके साथ ये यूनिट लिखी गई है, ठीक है। ये जो सेकंड कॉलम है ये हमारे पास है लेबर का कास्ट, और यहाँ पे इसके सामने लिखा जाता है कंपोजिट कास्ट। आप MRS डॉक्यूमेंट को ओपन कर ले तो आपको ये नजर आ जाएगा। तो कंपोजिट का क्या मतलब है? कंपोजिट का मतलब ये है कि इसमें मटेरियल प्लस लेबर सबका कास्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। ये लेबर का कास्ट है। अगर इसको हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल का कास्ट फाइंड करना चाहें तो इस कंपोजिट से इस लेबर की कास्ट के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दे, आपको मटेरियल का कास्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज कंपोजिट कास्ट, ठीक है। लेट मी ओपन द MRS डॉक्यूमेंट टू शो यू। यहाँ पे
यहाँ पे देखिए आप कि आपके पास जो रेट मेंशन है चैप्टर नंबर 10 फ्लोरिंग के लिए, तो एक आपके पास 100 स्क्वायर फीट यूनिट है। यहाँ पे देखिए एक लेबर है, एक कंपोजिट। ये ब्रिटिश सिस्टम में है यानी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में, एंड दिस इज रेट इन SIR मेट्रिक सिस्टम यूनिट। अगर आपके पास यूनिट मीटर्स में हो तो 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर आपका इतना कास्ट आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कंपोजिट का कास्ट को अगर आप देखें तो इसमें ये लेबर का कास्ट भी इंक्लूडेड है। अगर आपको मटेरियल का कास्ट फाइंड करना हो तो कंपोजिट से लेबर का कास्ट माइनस करें तो आपको मटेरियल का कास्ट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, तो एक्चुअली सर जी 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 सर इसमें तो ट्रांसपोर्ट कास्ट नहीं आता जो मटेरियल हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये जो कास्ट है ना मटेरियल का, जी सर। कास्ट ऑफ मटेरियल को फाइंड करने के लिए रेट एनालिसिस किया जाता है, और रेट एनालिसिस में ये सारे फैक्टर जो है ये मद्देनजर रखे जाते हैं। ठीक है, ओके सर। तो इसमें ऑलरेडी जो है वो सारे फैक्टर जो है ये जो मार्केट सिस्टम का है जो डॉक्यूमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट KPK ने जो डेवलप किया, तो इनमें इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखा गया है। ठीक है, अगर आप स्टार्ट में देख रहे होम टैब में, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ स्टार्ट में इस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे मेरे पास है लोकेशन फैक्टर। अब ये लोकेशन फैक्टर का क्या मतलब है? लोकेशन फैक्टर का असल में मतलब ये होता है, अगर यहाँ पे हम पेशावर की तरफ देखें, ये देखें पेशावर, तो पेशावर का लोकेशन फैक्टर है 1। 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है कि आपके पास जो कास्ट है डेट एज इट इज जो है यही कास्ट आपने यूज करने हैं, मर्दान नौशेरा, चूंकि यहाँ पे आपको ये मटेरियल इजीली सप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप मलाकन की तरफ आप देखें, लोअर दीर की तरफ आप देखें, तो डेट इज 1.08। 1.08 का मतलब है कि 8% जो है आपने ये वैल्यू बढ़ानी है। 8 जो है आप, तो इसमें ये क्यों बढ़ानी है आपने? क्योंकि वहाँ पे इसके ऊपर जो है कुछ इजाफी चार्जेस लगने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, इसलिए इसके साथ ये लोकेशन फैक्टर जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जिस इलाके के लिए अगर आप करना चाहिए, परस करें अगर आप करना चाह रहे हैं चारसदा के लिए, तो इसके ऊपर चूंकि 1 फैक्टर है वो डजंट मैटर। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कैलकुलेशन करूँ बुनियर के लिए, तो बुनियर के लिए लोकेशन फैक्टर है 1.09। तो जो कास्ट आपके पास आने वाला है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1.09 के साथ। ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो वरांडा का जो एरिया है वो हमारे पास है 8.5 फीट मल्टीप्लाई बाय द लेंथ विच इज 46.75 फीट। हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई, एरिया आ गया। सामने हमने लिख दिया कि क्वांटिटी की यूनिट जो है वो स्क्वायर फीट में है। रेट हमारे पास हमने MRS से पिक कर दिया, और रेट पर यूनिट हमारे ये रेट जो है ये 100 स्क्वायर फीट के लिए है। तो हमारे पास जो टोटल कास्ट होगा वो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास कास्ट आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इन सब को टोटल कर दूँ, तो इन सब को टोटल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे इन 3 वैल्यूज को मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास ये टोटल कास्ट आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग में टाइल के वर्क के लिए। तो इसको मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूँ? तो मैंने इक्वल टू प्रेस कर दिया, फिर उसके बाद मैं ये सेल सेलेक्ट कर दूँ, फिर प्लस, फिर ये वाला सेल सेलेक्ट कर दूँ, फिर प्लस, और फिर ये वाला सेल सेलेक्ट कर दूँ, फिर एंटर प्रेस कर दूँ, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं ये करूँ कि मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख दूँ, और अगर आप SUM लिखते हैं सम कमांड, तो इस सम के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करें, तो इस डबल क्लिक करने के बाद आप इन सेल रेंज को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर प्रेस करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ये सारे वैल्यूज ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास कास्ट आ जाएगा टोटल की हमारे पास जो कास्ट आ रहा है इट इज 1,82,490 रुपीज। अब इसके बाद अगर हमारे पास जो है ये फ्लोरिंग का वर्क हो गया हमारे पास। अब अगर एलिवेशन व्यू में हम देखें, और एलिवेशन व्यू में हमने ये और हम चाहते हैं कि हम जो है 3 फीट की हाइट तक जो है, यानी 3 फीट की हाइट तक इस तरह जो है दीवार के ऊपर भी टाइल का वर्क करना चाहते हैं। जो टाइल का वर्क हमने फ्लोर के ऊपर किया हुआ है वही सी टाइल का वर्क जो है वो हम 3 फीट तक करना चाहते हैं दीवारों के ऊपर। ठीक है, अप टू 3 फीट हाइट। तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? जो लेंथ ऑफ द वॉल होगा मल्टीप्लाई बाय दिस 3 फीट। तो हमारे पास जो अब इन दीवार के ऊपर भी मैंने 3 फीट हाइट की जो है ये टाइल का वर्क करना है। जिस तरह का टाइल मैंने ग्राउंड के ऊपर लगाया हुआ है फ्लोर के ऊपर, उसी तरह का टाइल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं दीवार के ऊपर भी लगाऊं, तो अब इस दीवार के ऊपर मैंने 3 फीट की हाइट लगानी है। तो इस दीवार के लिए एरिया कितना होगा? 23 मल्टीप्लाई बाई 40.47 सर। जी, डिडक्शन भी हम करेंगे इससे। किस चीज की डिडक्शन करेंगे? डोर विंडो। नहीं, मैं
इस वाले बात की कर रहा हूँ, इस वाले दीवार की जो है, इस वाले वाल की, इस वाल की जो है हमारे पास एरिया कितना होगा टाइल वर्क के लिए? टाइल वर्क के लिए हमारे पास एरिया कितना होगा? 23 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट। 3। इसी तरह इस दीवार के लिए 23 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। इसी तरह इस दीवार के लिए 15 मल्टीप्लाई बाई 3। इस दीवार के इस साइड पे भी हमने टाइल का वर्क करना है, इस साइड पे भी करना है, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह ये दीवार जो है ये 15 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये जो दीवार है इसकी जो इनर फेस है, इसकी जो डायमेंशन है वो हमारे पास टोटल डायमेंशन 23 फीट है। अब इसमें से 3 फीट हमने दरवाजे का जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट का, ठीक है। क्योंकि विंडो के नीचे जो है, उसके नीचे तो कुछ दीवार है ना, यहाँ पे दीवार है तो इसके ऊपर तो टाइल का वर्क होगा। विंडो के केस में यहाँ पे दीवार नहीं है, तो विंडो के लिए ये जो 3 फीट था ये टोटल लेंथ से हमने डिडक्ट कर दिया, ये 3 फीट, ठीक है। तो ये दीवार 20/3 फीट का हो जाएगा। इसी तरह ये दीवार भी 20/3 फीट का हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और ये दीवार हमारे पास, ये वाला जो दीवार है ये भी हमारे पास टाइल का वर्क कितना होगा? 15 फीट जो है ये दीवार है हमारे पास, और 3 फीट की हाइट तक इसके ऊपर हम टाइल का वर्क करना चाह रहे हैं। इसी तरह जो ये वरांदा की तरफ जो ये वाला वाल है, इस वाल की ये वाला साइड जो है, इस वाल की टोटल लेंथ हमारे पास कितनी थी? 46.47 46.75 फीट। 75। 46.75 की वैल्यू इस तरह से कि 23 फीट ये वाली वैल्यू है, 23 फीट ये वाली वैल्यू है, और 9 इंच में ये दीवार है, तो इस साइड पे आपके पास 9 इंच ये भी प्लस कर देते 0.75 फीट। तो टोटल लेंथ जो है वो हमारे पास है 46.75 फीट। अब 3 फीट ये वाला और 3 फीट जो है ये वाला दरवाजा हमने डिडक्शन कर दी है, -6 फीट डिडक्शन होगा, तो मेरे पास जो टोटल लेंथ होगा वो हुआ 40.75 फीट और मल्टीप्लाई बाई 3 फीट, ठीक है। इसी तरह अब ये जो दीवार है मेरे पास, ये मेरे पास है 8.5 फीट का, और इसके ऊपर मैंने 3 फीट का वर्क करना है। इसी तरह ये जो दीवार है ये भी है हमारे पास 8.5 फीट का, और इसके ऊपर हमने 3 फीट का वर्क करना है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा सर यहाँ ये पे आप साइड देखें, टाइल्स हम प्रोवाइड करते हैं सर, इसका क्या नाम होता है? साइड के ऊपर जो टाइल वर्क है इसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, बस इसको आप ये कह सकते हैं, अगर मेरे इल्म में नहीं है कि इसको अगर कोई स्पेसिफिक नाम भी इसके लिए है तो वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन यूजुअली इसको कहा जाता है टाइल वर्क ऑन वॉल्स, या जो टाइलिंग वर्क है हमारे पास वॉल्स के ऊपर। स्पेसिफिक नाम का मुझे कोई इल्म नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा अच्छा, तो टोटल जो है वो टोटल टाइल का वर्क जो हमने करना है 3 फीट हाइट तक। यहाँ पे इसके साथ हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि टाइल वर्क ऑन वॉल्स अप टू 3 फीट हाइट। और ये एरिया हमारे पास कहाँ से है, ये सारे वैल्यूज हमने लिख दिए। ये वैल्यू यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो है ये 15 जो फीट जो है ये हमारे पास दीवार है। यहाँ पे देखें आप, 15 फीट की ये वाली दीवार है, और इसके ऊपर 3 फीट का मैंने टाइल का वर्क करना है। तो एक 15 फीट वाला ये साइड हो गया, एक 15 फीट वाला ये साइड, एक 15 फीट वाला ये दूसरा साइड, और इसी तरह एक 15 फीट वाला ये साइड। तो मेरे पास टोटल जो है 4 15 साइड के बन गए, तो मैंने इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर इसके बाद जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 3 की वैल्यू कहाँ से आई? तो मेरे पास ये दीवार जो है, ये दीवार दिस इज 23 फीट, तो 23 फीट के ऊपर मैंने 3 फीट का टाइल वर्क करना है, तो एक दीवार ये वाला और एक दीवार ये वाला, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 ऐसी दीवार है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया 23 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऐसे दीवार है। फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास जो ये दीवार था ये 23 फीट से हमने माइनस कर दिया 3 फीट विंडो का रिडक्शन, डोर के लिए रिडक्शन। तो जो लेंथ हमारे पास है वो हमारे पास आ गई 20 फीट, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट ये वाला दीवार हो गया, और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट वाला ये वाला दीवार भी हो गया, ठीक है। ये 20 मल्टीप्लाई बाई 3 फीट जो है ये 2 दीवार हो गए, तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसके बाद जो है मेरे पास वरांदा के लिए जो है, वरांदा में जो वाल है ये वाला, सर भाई, अच्छा, वरांदा में जो वाल है ये वाला, तो ये हमारे पास टोटल लेंथ इसकी कितनी थी? 40.75 फीट, इस डिडक्शन को एक्सक्लूड करके, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 7 फीट मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसी तरह ये हमारे पास सिर्फ एक ही वाल है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी कि हमारे पास ये देखे कि 40.75 मल्टीप्लाई बाई 3, सिर्फ एक ही वाल है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये 2 वाल बच गए 8 फीट 6 इंच के, यानी 8.5 फीट के,
तो 8.5 फीट और 8.5 फीट, तो मेरे पास दो दीवार है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8.5 मल्टीप्लाई बाई 3। तो एक अलग से शीट मैंने बनाई हुई है जिसको मेरी नेम भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन के नाम से, कैलकुलेशन। अब इस कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन एक अलग सा शीट जो है ये मैं तैयार कर सकता हूँ अपने साथ, इसको मैं सबसे लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कुछ चीज़ें अगर मैंने मल्टीप्लाई करनी हो अपनी आसानी के लिए, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लिया करें। तो एरिया ऑफ वॉल्स फॉर टाइल वर्क जो है मेरे पास टोटल कितना आएगा, तो एंटर प्रेस करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 611.25 जो है, ये इतने स्क्वायर फीट के ऊपर हमने टाइल का वर्क करना है जो वॉल का एरिया है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस जी, सर। इज इट? अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये इस सेल में मैंने ये वैल्यू लिखनी है कि मेरे पास जो है 611.25, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूँ 611.25। ठीक है, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। इसके बजाय आसान तरीका क्या है, आप इक्वल टू प्रेस करें और जिस सेल से आप वैल्यू लेकर आना चाहते हैं उस सेल में चले जाए और उस सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें, ऑटोमेटिकली जो है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या लिखा रहा है, कैलकुलेशंस F5, यानी कैलकुलेशंस के शीट से इस वाले शीट के F5 नंबर सेल से ये वैल्यू लाई गई है। आप कैलकुलेशंस की शीट में जाए तो ये वैल्यू कौन से सेल में लिखी गई है, यहाँ पे देखें F5 सेल में, F5 वाले सेल से ये वैल्यू यहाँ पे आई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूँ, यहाँ पे 611 के बजाय अगर मैं यहाँ पे इसके साथ 10 में कर दूँ, तो वैल्यू मेरे पास चेंज हो गई, 621.25 हो गई। यहाँ पे भी ये वैल्यू, इसका फायदा कि अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में आप और आप अब उसको ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ अगर आप उस गलती को ठीक, अच्छा आप लोगों को आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है। जी, अभी ठीक होगी सर। अभी आ रही है सर। आप लोगों को आवाज आ रही है? नो यस सर, यस अभी सर, ये आपने आवाज दी है। अभी आ रही है सर, पहले नहीं आ रही थी सर। अच्छा, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, तो हम ये वाली वैल्यू डिस्कस कर रहे थे ना, वॉल्स की, ये वाली वैल्यू डिस्कस कर रहे थे हम। सर ये डिस्कस कर रहे थे, अगर यहाँ पे चेंज कर ले तो सारी जगह पे। एग्जैक्टली तो ये वाली वैल्यू जो है ये डायरेक्टली हम व्यू क्यू शीट में किस तरह से ला सकते हैं, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू प्रेस कर दें और इक्वल टू प्रेस करने के बाद जिस शीट से हमने वैल्यू पिक करनी है उस शीट पे चले जाए और उस सेल को सिलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें, तो ऑटोमेटिकली जिस शीट में हम वैल्यू लेकर आना चाह रहे थे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेशन F5 का क्या मतलब है, कैलकुलेशन F5 का मतलब है कि कैलकुलेशन के शीट के F5 नंबर सेल से ये वैल्यू लाई गई है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के शीट में आप देखें तो ये F5 नंबर सेल है। ठीक है, F कॉलम 5 नंबर रो, तो 5 नंबर सेल से ये वैल्यू हमने यहाँ पे ले आए हैं हम। इसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे बाद में अगर ये वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहे तो जिस तरह मैंने ये वैल्यू यहाँ पे चेंज की तो ऑटोमेटिकली जो है व्यू क्यू शीट में भी ये वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो इसका ये फायदा है। अच्छा, तो मेरे पास एरिया आ गया दीवार, सब दीवार का जिसके ऊपर मैंने 3 फीट हाइट तक ये वर्क करना है टाइल्स का, स्क्वायर फीट में है। ठीक है, और इसके लिए जो कास्ट है सेम वही कास्ट, सेम टाइप की टाइल्स हमने लगाने हैं, तो कास्ट जो है हमारे पास है 16,782.62 रुपीज़। तो और ये कास्ट जो है ये हमारे पास है 100 स्क्वायर फीट के लिए। ठीक है, तो अगर ये कास्ट मेरे पास 100 स्क्वायर फीट के लिए है तो 611.25 स्क्वायर फीट के लिए कितना कास्ट होगा,
तो दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल डिवाइड बाय 100, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये मेरे पास कास्ट आ रही है 1,02,583 रुपीज टाइल वर्क के लिए दीवारों के ऊपर। इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब अगर इसके बाद मैंने सीलिंग का वर्क करना हो, जो कमरों के अंदर अगर मैंने सीलिंग का वर्क करना हो, यानी अगर एलिवेशन व्यू में देखें हम, तो एलिवेशन व्यू में अगर सीलिंग भी है हमारे पास यहाँ पे, तो इस साइड पे अगर हमने सीलिंग करनी हो तो इस सीलिंग का एरिया कितना होगा हमारे पास? एरिया हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे सीलिंग के वर्क के लिए? सीलिंग के वर्क का एरिया हमारे पास उतना ही होगा जितना हमारे पास इस फ्लोर का एरिया है, या नहीं है? इतना ही एरिया होगा हमारे पास। यस सर। अगर हमारे पास इतना ही एरिया है तो यहाँ पे एक्सेल शीट में देखें कि हमारे पास एरिया जो है रूम नंबर 1, 2, 3 और वेरांडा के लिए यहाँ पे सेम एरिया होगा। 15 मल्टीप्लाई बाई 23 फीट, 15 मल्टीप्लाई बाई 23 फीट एंड 8.65 मल्टीप्लाई बाई 46.75 फीट, हमारे पास सेम एरिया होगा। अब जो सीलिंग का वर्क मैं करना चाह रहा हूँ, फर्ज करेगा मैं मार्केट रेट सिस्टम में चला जाऊँ और जो सीलिंग का वर्क मैंने करना है, ठीक है, फर्ज करें मैंने एक स्पेसिफिक टाइप का सीलिंग वर्क करना है। जो सीलिंग वर्क है ये चैप्टर नंबर 9 रूफिंग, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, मार्केट ट्रेड सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड वर्क डिपार्टमेंट। तो ये आइटम कोड डिस्क्रिप्शन, आइटम कोड गिवन है, सीरियल नंबर, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें कौन सी चीज़ की हम बात करें। तो 924A उसमें है लेइंग 1/2 इंच, यानी हाफ इंच जो है ये थिक होगा। क्या चीज़? देवदार का वुड होगा। लकड़ी है, कौन सी लकड़ी है? देवदार। ठीक है, देवदार जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप की लकड़ी है। इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। तो इसकी सीलिंग हमने करनी है इंक्लूडिंग साइंग, प्लानिंग एंड फिक्सिंग, यानी इसमें उसने कटिंग भी करनी है, जिस बंदे ने या जिस कंट्रेक्टर ने ये लगाने हैं उसको फिक्स भी करना है। तो ये सारा कुछ मिला के और उसके साथ अगर लेबर का कास्ट भी इंक्लूड कर दे तो इसके ऊपर जो कंपोजिट कास्ट होगा डेट इज 32,409 रुपीज़ 100 स्क्वायर फीट के लिए। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट के लिए जो कास्ट है वो हमारे पास है 32,409 रुपये। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी 32,409 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है 100 स्क्वायर फीट के लिए कास्ट। तो टोटल कास्ट मैं किस तरह फाइंड करूंगा? दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय 100, क्योंकि ये कास्ट जो है ये 100 स्क्वायर फीट के लिए है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर इस एक चीज़ के ऊपर आप देखें तो जो 100 स्क्वायर फीट के लिए वुड का जो काम है, ठीक है, लकड़ी का, उसके ऊपर जो कास्ट है वो हमारे पास है 32,409 रुपये, और 100 स्क्वायर फीट का टाइल का वर्क जो था उसके ऊपर कास्ट था 16,782 रुपये। तो ये जो है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स एक्सपेंसिव है। 16,000 दिस इज 32,000, 2 टाइम जो है ये वुड का वर्क जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड जिसकी हम बात कर रहे हैं, देवदार का वुड, देवदार का नाम कभी आपने सुना है? यस सर। अच्छा, पश्तो में हम एक कहते हैं नख्तर, ठीक है, एक नख्तर का वुड होता है, एक हम कहते हैं देवदार का वुड। तो यूजुअली देवदार का जो वुड है यूनिक टाइप ऑफ वुड, एक यूनिक किस्म की दरख्त है जिसकी जो लकड़ी है वो हमारे पास होती है सॉफ्ट। ठीक है सर, इसके एक खास मिल भी होते हैं सर। ठीक है जी, बताइए दोबारा बताएं। सर, इसके एक खास मिल भी होते हैं इस दरख्त की। अच्छा सही, तो ये वुड जो है ये हमारे पास थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। तो अगर सॉफ्ट होते हैं और थोड़े से यूनिक टाइप के भी हैं, तो अगर जो वुड हमारे पास सॉफ्ट हो तो उसमें हम जो है हम नक्श निगार आसानी से बना सकते हैं, इसके एस्थेटिक लुक को बेहतर बनाने के लिए, इसको खूबसूरत नजर आने के लिए। तो इसलिए जो है देवदार का वुड यूजुअली सीलिंग में यूज़ किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ वही लोग एफर्ट कर सकते हैं जिनके पास पैसे हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी। अब रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 वेरांडा, सॉरी, तो हमारे पास यही कास्ट है। एरिया ऑलरेडी हमारे पास है, इस तरह हम कास्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक नीचे मैंने एक और अलहदा कॉलम बनाई हुई है जिसमें मैंने लिख दिया टोटल, और इन टोटल को, इन सब को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इन सेल रेंज को मैं किस तरह से ऐड कर सकता हूँ? इक्वल टू प्रेस करें, सम लिख के, सम के बाद इस ये देखिए फंक्शन है, कौन सा फंक्शन? सम का फंक्शन। तो सम के ऊपर डबल क्लिक करें, कमांड एक्टिवेट हो गया। अब जिन सेल रेंज को आपने ऐड करना है उस सेल के ऊपर क्लिक करके क्लिक को प्रेस रख के और इन सेल रेंज को सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, सॉरी ब्रेकर को क्लोज करें और एंटर प्रेस कर लें, तो आपके पास कास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल कास्ट मेरे पास आ रही है किस चीज़ के लिए? सीलिंग के वर्क के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद रूफिंग का वर्क है, तो सीरियल नंबर हमने लिख दिया 4 रूफिंग। तो रूफिंग के लिए जो एरिया होगा वो हमारे पास कितना होगा? तो रूफिंग हमारे पास कौन सा मटेरियल है? यानी हमारे पास वो मटेरियल जो हमने
इस पूरे के इसके इसके ऊपर जो स्लैब होगा उसके ऊपर जो हमने प्लेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एरिया कितना होगा जी, एरिया कितना होगा? फ्लोरिंग का जो एरिया होगा वो हमारे पास कितना होगा? सर जी दोबारा बता दें। रूफिंग 48.25। रूफिंग जो है ये मेरे पास है रूफिंग, ठीक है। रूफिंग जो है वो कौन सी रूफिंग कहाँ पे होती है? रूफिंग मटेरियल की क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के लिए रूफ जो है हमारे पास जो से यानी यहाँ पे देखिए एलिवेशन व्यू में, तो इसके ऊपर हमने रूफिंग का ये अगर इस तरह बिल्डिंग जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ये रूफिंग का मटेरियल होगा। तो इसका एरिया मैं किस तरह से फाइंड करूंगा? जो टॉप एरिया है स्लैब का, दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाई दिस विड्थ, ठीक है। तो मेरे पास जो हो यानी ये टोटल डायमेंशन जो है, ये टोटल डायमेंशन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस टोटल डायमेंशन, दिस डायमेंशन मल्टीप्लाई बाई दिस डायमेंशन, मेरे पास एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, तो रूफिंग मटेरियल के जो मेरे पास एरिया होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ ये 23 फीट है, इसमें ये 9 इंच की जो है ये मेरे पास ये 9 इंच की यहाँ पे ये दीवार है। तो जो ये डायमेंशन होगा ये मेरे पास किस चीज़ का बराबर होगा? 23 फीट प्लस ये 0.75 की है, 0.75 की यानी 9 इंच तक है, तो 9 इंच जो है ये मेरे पास बराबर होगा 0.75 का, प्लस ये 23 फीट प्लस 9 इंच ये वाला दीवार भी है तो 0.75, और यहाँ पे इसी तरह 9 इंच वाली ये वाला दीवार भी है तो ये मैंने लिख दिया 0.75। तो इन सब वैल्यूज को हम ऐड कर दे तो 23 प्लस 23 ये मेरे पास हो गया 46, और 0.75 और 0.75 ऐड कर दे तो ये मेरे पास हो गया 1.5, और 0.75 अपनी जगह पे। तो इन सब वैल्यूज को आप ऐड कर दे तो 0.75 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 2.25, तो 2.25 और प्लस 46 में मेरे पास बन जाएगा 48.25। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, और जो ये वाला लेंथ होगा हमारे पास ये कितना होगा? यहाँ पे ये जो विड्थ होगा ये हमारे पास कितना होगा? ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इनर टू इनर डायमेंशन ये हमारे पास गिवन है 15 फीट का, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा 15 फीट, 15 फीट के साथ 9 इंच ये वाला, 9 इंच ये वाला, ठीक है। तो 9 और 9 इंच जो है ये 0.75 और 0.75 यानी 1.5 फीट अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूँ, और प्लस ये 8.65 यानी 8 फीट 6 इंच यानी 8.5 फीट, 8.5 फीट। तो 15 प्लस 8.5 प्लस 1.5 प्लस 8.5 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, तो मेरे पास जो एरिया होगा वो मेरे पास बराबर होगा 48.25 फीट मल्टीप्लाई बाई 25 फीट का, तो ये मेरे पास हो गया एरिया। एरिया जो है ये मेरे पास है स्क्वायर फीट में। अब जो रूफिंग का मटेरियल है उसके लिए हमने कास्ट पिक करना है। हमारे पास एक कास्ट 2018.82, ये कौन सा रूफिंग मटेरियल हमने पिक किया हुआ है? फर्ज करें अगर मैं ये देखें यहाँ पे ये स्नैपशॉट मैंने दिया हुआ है, तो रूफिंग का जो मटेरियल है अगर हमारे पास मिट्टी का हमने रूफ देना हो, ठीक है, यानी अगर आप एवरेज टाइप के या अगर किसी एवरेज बंदे ने कोई घर बनाना है और वो एफर्ट नहीं कर सकता इसके ऊपर कोई अच्छी टाइप की मटेरियल, अगर वो इसके ऊपर चाह रहा है कि मेरे पास जिसके ऊपर जिसको पुश्तों में हम कहते हैं लेव, ठीक है ना, अगर आप में से जानते हैं कोई तो पुश्तों में हम कहते हैं लेव। तो अगर हमारे पास जो रूफिंग मटेरियल है डेट इज अर्थ फिलिंग है, वो रूफ इंक्लूडिंग वाटरिंग रेमिंग एटसेट्रा 3 इंच, 3 इंच जो है ये हमारे पास पहले हम रूफ के ऊपर जो है ये 3 इंच का जो है मिट्टी डाल लेंगे और उसको थोड़ी सी वाटरिंग भी देंगे और उसको रैम करेंगे ताकि वो थोड़ी सी कम्पैक्ट हो जाए, ठीक है, अर्थ फिलिंग। और इसके ऊपर जो है 1 इंच मड प्लास्टर लगाना है, और इसके ऊपर जो है पहले 1 इंच की जो है ये प्लास्टर करनी है। जिस तरह सीमेंट का प्लास्टर होता है उसी तरह मिट्टी की भी प्लास्टर होती है और उसको कहा जाता है मड प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर और मड प्लास्टर, ठीक है। मड प्लास्टर यानी पुश्तों में हम इसको कहते हैं लेव। तो अगर ये टाइप आप इस तरह का काम हो तो 100 स्क्वायर फीट के लिए जो कास्ट है हमारे पास कितना है 2018 रुपये, और इसमें भी 999 रुपये जो है ये लेबर की कास्ट है। तो इसके ऊपर इतना कम खर्चा क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि सिर्फ मिट्टी का ही काम है और मिट्टी इजीली अवेलेबल है, एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं है। तो 100 स्क्वायर फीट के ऊपर हमारा जो है 2018.82 रुपये का कास्ट आने वाला है। तो 2018.82 रुपये अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मेरे पास जो है टोटल कास्ट कितना होगा? दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू डिवाइड बाई 100। 100 इसलिए क्योंकि ये कास्ट जो है ये मेरे पास 100 स्क्वायर फीट के लिए है,
तो इतने स्क्वायर फीट के लिए जो कास्ट होगा मैं यहाँ पे 100 से डिवाइड करूँगा। अगर मैं यहाँ पे जो वैल्यू है, अगर 100 स्क्वायर फीट के बजाय मैं वैल्यू जो है ये सिर्फ और सिर्फ 1 स्क्वायर फीट के लिए लिख दूँ, तो 1 स्क्वायर फीट के लिए जो मेरे पास कास्ट होगा डेट विल बी 2018 तो ये 100 के लिए है, तो मेरे पास ये डिवाइड बाई अगर मैं कर दूँ 100 तो 1 स्क्वायर फीट के लिए मेरे पास कास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू हमारे पास टोटल कास्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखें दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू मेरे पास कास्ट आ जाएगा, लेकिन चूंकि इससे पहले हमने जो कास्ट यहाँ पे मेंशन की थी वो हमारे पास थी 100 स्क्वायर फीट के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने 100 के ऊपर डिवाइड कर लिया है। तो ये टोटल कास्ट था हमारे पास टाइल वर्क के लिए फ्लोरिंग का। फिर इसके बाद हमारे पास जो टाइल वर्क थे वॉल्स के ऊपर, ये उसके लिए कास्ट था, इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। और इसी तरह सीलिंग के लिए जो कास्ट था मेरे पास ये आ रही थी, और इसी तरह रूफिंग के लिए जो कास्ट है मेरे पास ये आ रही है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल जो हमारे पास होगा, यानी ग्रैंड टोटल का मतलब कि रूफिंग मटेरियल, सीलिंग मटेरियल, टाइलिंग मटेरियल, बोथ ऑन फ्लोर एंड वॉल्स, उन सब का कास्ट अगर मैं ऐड कर दूं तो इस सिर्फ और सिर्फ इस 2 रूम बिल्डिंग के लिए, ये 2 कमरों और 1 वरांदा पर मुश्तमिल बिल्डिंग के लिए, अगर मैं ये टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करूँ सीलिंग और फ्लोरिंग के लिए, तो इसके ऊपर जो मेरा कास्ट आने वाला है इन सब सेल्स को अब आपने ऐड करना है। ठीक है, दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल। यहाँ पे आप देखें कि अब जो है आप सम रेंज वाला कमांड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये सब सेल्स जो है ये सिलेक्ट नहीं करने, तो सिर्फ ये स्पेसिफिक सेल्स आपने सेलेक्ट करने। तो आप इक्वल टू प्रेस करने के बाद जो है 1 बाई 1 जो है ये सेल सेलेक्ट करते जाए, दिस वन प्लस दिस वन इक्वल टू दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर। मेरे पास टोटल कास्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 6,61,836 रुपीज़, यानी 6,60,000 रुपये जो है इस दो कमरों और 1 वरांदा के ऊपर कास्ट आने वाला है। अगर इसमें हमने ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइल वर्क और इसी तरह देवदार की सीलिंग अगर हमने करनी हो, दीवार के ऊपर भी अगर 3 फीट की हाइट तक हमने लगानी हो टाइल्स को, और साथ साथ रूफिंग मटेरियल जो है वो हमने मिट्टी का यूज़ किया हुआ है, तो इसके ऊपर इतना कास्ट आने वाला है। इज इट क्लियर? ये सर ये तो प्लेट और रूप की बात कर रहे हैं आप सर जी। अगर हम स्लोप रूप बना दें सर तो इस तो फिर किस तरह कैलकुलेट करेंगे सर? स्लेब जो है अगर हमारे पास आरसीसी का बना हो, ये पूछना चाह रहे हैं आप? तो सर प्लेट रूप जो है ना, ये तो प्लेट है हमने पॉइंट किया, अगर ये स्लोप में हो। अच्छा, अगर आपके पास स्लोप में हो, ठीक है, तो मतलब सर ये कह रहा है कि हिप हो या दूसरे होते हैं, मतलब नो एरिया में हम लगाते हैं। जी बिल्कुल कोई इशू नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। चलिए अगर जब आप इंजीनियर बन जाएंगे इंशाल्लाह और पैसे कमाएंगे, तो आप अपने लिए कालाम में एक खूबसूरत सा 1 कमरा का घर परस के आपने बना दिया है। ठीक है, ये देखिए एक खूबसूरत सा घर आप लोगों ने बना दिया है अपने लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 रूम बिल्डिंग है, और इसके ऊपर मैंने स्लोपिंग रूफ लगा दिया है। ठीक है, ये इसके में विंडो मैंने लगा दी है। ये मेरे पास एक 1 रूम बिल्डिंग है और इसमें ये मेरे पास यहाँ पे हो गई एक विंडो हो गई। अब अगर इसके लिए आप रूफिंग मटेरियल का पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, रूफिंग का, तो इस रूफिंग के लिए रूफिंग मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया हम किस तरह फाइंड करेंगे? एरिया को फाइंड करने के लिए आपको ये डायमेंशन चाहिए और इसी के साथ साथ ये वाला डायमेंशन चाहिए। तो ये इस साइड का एरिया आ जाएगा, इसी तरह दूसरी साइड का एरिया भी इतना ही होगा, तो दिस एरिया मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इसी तरह मैं एरिया स्लोप रूफ के लिए कैलकुलेट कर सकता हूँ। सर ये दोबारा बता, आपकी आवाज चली गई। अच्छा, आवाज़ चली गई थी। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक स्लूपिंग रूफ है, ठीक है, अगर हमारे पास ये एक स्लूपिंग रूफ है, तो इस स्लूपिंग रूफ के लिए मैं एरिया जो है वो किस तरह फाइंड कर सकता हूँ? एरिया को फाइंड कर सकता हूँ मैं रूफिंग मटेरियल को कैलकुलेट करने के लिए जो है मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया। तो इस स्लोपिंग रूफ के एरिया को मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूँ? मेरे पास ये चूंकि स्लूप में है, तो मुझे ये डायमेंशन चाहिए और इसी तरह ये डायमेंशन चाहिए। तो बिल्डिंग की जो लेंथ होगी, इस रूम का लेंथ तो मेरे पास नोन होगा, कितनी फीट की मैंने बनाई है, फर्ज करें 20 फीट की बनाई है, और ये डायमेंशन जो है ये आपके पास भी नोन होगा, ड्राइंग से आप पिक कर लेंगे। आपके पास फर्ज करें ये आपके पास 10 फीट की है, या आपके पास ये फर्ज करें 15 फीट की है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 20 फीट जो है आपके पास इस साइड का एरिया आ जाएगा, और इसी तरह 15 मल्टीप्लाई बाई 20 फीट का जो है ये दूसरे साइड का एरिया होगा। तो यानी इस एरिया को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर।
अच्छा, और ये जो अगर आपके पास ये डायमेंशन डायरेक्टली ड्राइंग में गिवन ना हो ना, फर्ज करें अगर मैं इस तरह आपको कह दूं कि मेरे पास जो है ये डायमेंशन आपको डायरेक्टली ड्राइंग में गिवन नहीं है, आपको जो है ड्राइंग में ये गिवन है, यूजुअली आपके पास जो है ये साइड व्यू अगर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये दिस इज एलिवेशन, फ्रंट व्यू, आपने तो ड्राइंग का कोर्स पढ़ा होगा, तो ये मेरे पास है फ्रंट व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में मुझे ये बिल्डिंग इस तरह नजर आएगा, और जो साइड व्यू होगी अगर मैं इस डायरेक्शन से देखूँ इस बिल्डिंग को, तो मेरे पास ये बिल्डिंग मुझे इस तरह नजर आएगा। जी, साइड व्यू में इस तरह नजर आएगा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो मेरे पास जो है अगर आपके पास ये डायमेंशन हो कि इस बिल्डिंग की जो वेड्थ है वो मेरे पास बराबर है 15 फीट की, और आपके पास जो लेंथ है वो बराबर आपके पास बराबर है 20 फीट की, यानी ये डायमेंशन मेरे पास हो गया 20 फीट का और ये डायमेंशन मेरे पास हो गया 15 फीट का, और इसकी जो हाइट है अगर मेरे पास ये हाइट जो है ये मेरे पास 10 फीट की बराबर है, और ये वाला हाइट जो है ये मेरे पास फर्ज करें 5 फीट के बराबर है, तो मेरे पास ये 5 फीट, ये जो ये है मेरे पास 5 फीट की हाइट। अब इस ये मुझे ये इंक्लाइन वाला लेंथ चाहिए, तो इस लेंथ को मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ? मेरे पास ये साइड गिवन है ये कि ये 5 फीट की बराबर है, और ये वाली टोटल कितनी की बराबर है? ये 15 फीट की बराबर है। तो दिस स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ दिस स्क्वायर, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? पिथागोरस थ्योरम के जरिए। तो हमारे पास और जो फिर परपेंडिकुलर है वो हमारे पास है 5 फीट का, तो ये मेरे पास बेस होगा 5 स्क्वायर, और ये मेरे पास होगा 7.5, तो ये 7.5 स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर हम अंडर रूट लगा देंगे, तो ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज यानी ये वाली लेंथ आ जाएगी। जब ये लेंथ मेरे पास आ गई तो दिस लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा, और इसी तरह दूसरी साइड का भी एरिया होगा, तो दिस मल्टी जब प्लस दिस मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर, थैंक यू। वेलकम। सर वो मेरे साथ नेट की इशू था इसलिए, और शायद आपने कुछ का आंसर भी बताया होगा। सर ये टाइल्स की जो प्राइस जी होगी ना, अगर हम हाई क्लास मतलब टाइल्स लगाएंगे जी तो जी, फिर उसका तो प्राइस सर अलग होगा कि नहीं, मतलब उसकी रेट तो ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर आप एमआरएस को ओपन कर ले तो एमआरएस में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल जो है ये मेंशन है, जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए उन सब ने यहाँ पे लिखे हुए। अब जो मैंने कंसीडर किया हुआ था वो ये वाला था। अब अगर इसके बजाय आप लगाए लेइंग फ्लोर ऑफ मोज़ेक मार्बल चिप्स टाइल्स ऑफ अप्रूव्ड शेड इंक्लूडिंग फिनिशिंग कंप्लीट, यह कुछ खास किस्म के मार्बल चिप्स हैं जो एक इससे भी ज़्यादा यूनिक है। अब इसके कास्ट को आप देखें तो ये 23,000 रुपीज़ है, इसकी कास्ट होती है 16,000 रुपीज़ थी 100 स्क्वायर फीट की। अब ये कास्ट जो है इससे 7,000 रुपये और भी ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंट टाइप या यूनिक टाइप ऑफ मार्बल जो है वो आप यूज़ करना चाह रहे तो आपके पास इसके ऊपर कास्ट भी जो है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। यस सर। और सर जी ये जी, तो एक टाइल्स की बात, अगर हम इसमें मतलब वो अक्सर आपकी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मेरा मतलब ये तो इसमें तो सिर्फ एक टाइल्स एक किस्म का टाइल्स लगाते हैं, अक्सर हम उसमें डिजाइनिंग करते तो उसके लिए फिर अलग कैलकुलेशन करेंगे। अगर डिज़ाइनिंग करनी है तो डिज़ाइनिंग के लिए फिर आपने अलग कैलकुलेशन करनी होगी। अलग का क्या मतलब? अब जो एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब अगर आपने इस तरह करना है कि मेरे पास जो है ये परस करें मेरे पास एक एरिया है और इसमें मैं जो है टाइल का वर्क करना चाह रहा हूँ। अब अगर इस टाइल के वर्क में मैं इस तरह करना चाह रहा हूँ कि जो टाइल्स मेरे पास लगे हुए इस तरह से, अब ये मेरे पास इसमें टाइल का वर्क लगा हुआ है, ठीक है। अब एक टाइल जो है ऊपर करे मैंने यहाँ पे एक टाइल जो है मेरे पास ब्लू का कलर का होगा, फिर उसके बाद एक टाइल जो है ये वाइट कलर का, इस तरह एक टाइल जो है ये ब्लू का होगा, एक वाइट का, एक ब्लू, ठीक है, और एक वाइट, और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास फिर ये वाला ब्लू होगा। इस तरह अल्टरनेट को अगर आपने रखना है तो इसका मतलब है कि आप जो है दो किस्म के टाइल जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जो क्वांटिटी आपके पास टोटल एरिया जो आपने फाइंड किया हुआ है इसके में अगर आपने दो किस्म के टाइल वर्क करना हो तो हाफ जो है वो एक किस्म का एरिया कवर करेगा, ये वाले टाइल्स ब्लू, और वाइट जो है ये हाफ एरिया कवर करेगी। तो हाफ हाफ में डिवाइड कर ले, इसके लिए अलग कास्ट फाइंड कर ले, इसके लिए अलग कास्ट फाइंड कर ले। जी इज इट यस क्लियर? यस सर। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए और सर ये क्वेश्चन। वॉशरूम्स वगैरह में जी जी, तो उसमें नहीं लगाते तो वो फिर हम उससे डिटेक्ट करेंगे वो एरिया। वॉशरूम्स वगैरह में क्या? वॉशरूम में सर अक्सर हम ये टब्स लगाते हैं या कमोड वगैरह,
तो वो जो एरिया होता है वहाँ पे तो हम टाइल नहीं लगाते, तो उस एरिया को हम डिडक्ट करेंगे या टोटल कैलकुलेशन से। देखिए, आपने जो एरिया क्वांटिटी के लिए फाइंड करना है ना, ये वाला, तो ये तो वही एरिया यहाँ पे आपने लिखना होगा जहाँ पे आपने टाइल का वर्क करना है, ठीक है ना। जहाँ पे नहीं करना तो उस वैल्यू को आपने लिखना ही नहीं है, तो डिडक्शन की बात आ ही नहीं रही है इसमें, ठीक है। यस सर। जिस एरिया के ऊपर आपने टाइल का वर्क करना है तो ये मैं वही एरिया लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर आप यूजुअली ऑब्जर्व करें अपने इर्द गिर्द, तो रूम में जो टाइल या जो मार्बल लगे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं वॉशरूम से। तो वॉशरूम के लिए आपने अलहदा डील करना होगा और रूम के को अलहदा डील करना होगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं यूजुअली, और दोनों के कास्ट भी डिफरेंट होते हैं, तो दोनों को आपने इंडिविजुअली डील करना होगा, ठीक है। यस सर। और सर अगर ये सर्कुलर शेप का मतलब जो पिलर पे हम टाइल लगाते तो उसका 5/4 d² से हम उसका एरिया फाइंड करेंगे और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे जो सर्कुलर, अगर आपके पास सर्कुलर टाइप ऑफ टाइल्स हो। यस नो सर। सर अगर ये कॉलम्स वगैरह पे हम अक्सर ये टाइल्स लगाते हैं ना बरामदा में, अच्छा, तो उसमें हम सर वो 5/4 d² फार्मूला से एरिया फाइंड करेंगे और बस उसके मुताबिक फिर वो जो रिक्वायर्ड हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह ये किया है आप। देखिए, नंबर ऑफ टाइल्स को फाइंड करने के लिए आसान सा फार्मूला है। अगर आपके पास, देखिए, अगर आपने टाइल का वर्क करना हो, चाहे बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, फ्लोर हो, डजेंट मैटर, टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, द नंबर ऑफ टाइल्स, सॉरी, टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, देयर इज ओनली वन एंड सिंपल फार्मूला, टोटल एरिया डिवाइड बाय द एरिया ऑफ वन टाइल। तो जिस टाइल का वर्क आपने करना है उस टाइल का भी कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना। सर तो टोटल एरिया को टाइल के एरिया के ऊपर आप डिवाइड कर ले तो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। यस सर। और सर ये जो मतलब ये स्टेप्स जो होते हैं स्टेयर्स, जी जी तो उसमें तो सर वो मतलब इरेगुलर भी शेप्स आते हैं ना, मतलब सर्कुलर हो गए किसी और शेप के हो गए जी जी। सर, तो उसमें हम फिर ये किस तरह फाइंड करेंगे, क्योंकि नहीं, उसमें तो स्टेयर्स तो हमारे पास, स्टेयर और सर स्टेयर जो है ये इटसेल्फ जो है आपके पास सर्कुलर हो सकती है, लेकिन स्टेयर्स में जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स, ठीक है ना, तो स्टेयर में जो स्टेप्स होते हैं वो आपके पास सर्कुलर नहीं होते हैं। अगर आपके पास वो भी सर्कुलर है तो उसके लिए आपने जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टाइल्स आप लोगों को मिल जाते हैं ना मार्केट में, तो उस टाइप ऑफ टाइल्स आपने फिर यूज करने हैं। अगर यूजुअली आप स्टेप्स में ऑब्जर्व कर ले तो स्टेप्स में जो टाइल लगे होते हैं ना जी, अगर ये मेरे पास एक स्टेप है, ठीक है, तो अभी स्टेप में जो टाइल लगे होते हैं, ठीक है, अब अगर ये एक स्टेप रेक्टेंगुलर है और एक टाइल से एक और हो सकता है तो बस एक टाइल हो गया। अब अगर मेरे पास ये स्टेप जो है ये इस तरह की बनी हुई है, इस तरह की बनी हुई है, इस तरह, अगर हम इस तरह सर्कुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ठीक है, तो ये इस साइड पे जो डायमेंशन होती है ये थोड़ी सी कम होती है और ये थोड़ी सी ज़्यादा। तो बस जो टाइप, जिस टाइप ऑफ टाइल, जो टाइल हमने यूज़ करने हैं, अगर रेक्टेंगुलर से हमारा काम जो है, अगर हमने रेक्टेंगुलर टाइल यूज़ करने हैं और इसी तरह रेक्टेंगुलर टाइल से हमारा ये वाला काम बनना है, तो यहाँ पे फिर उसके साथ कोई पीस लगा दिया जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि इसके साथ कोई पीस हो तो आपने फिर क्या करना होगा, आपने कोई बड़े साइज के मार्बल टाइल्स को सेलेक्ट करने होंगे और इस टाइल को आपने स्पेसिफिकली उस पोजीशन पे काटना होगा उसी तरह से जिस तरह आपको यहाँ पे चाहिए। तो फिर ये टुकड़ा जो है यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे तो आपके पास अच्छा एस्थेटिक व्यू जो है इसकी अच्छी बनेगी। और सर ये स्टेप्स में अक्सर हम ये नीचे जो राइस जो होते हैं ना उस पे हम वो अक्सर लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो भी हम सर स्टाइल्स में कंसिडर करेंगे कि नहीं अलग से होगा उसका। दोबारा बताइए जरा। सर अक्सर ये स्टेयर्स में आपने देखा भी शायद होगा, उसमें हम ये लाइट्स प्रोवाइड करते हैं, ये राइज और ये रन पे किसी जगह पे सिर्फ लाइट्स, राइस। लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। यस सर, डेकोरेशन के लिए। अच्छा, अब ये तो मुझे इल्म नहीं है लाइट्स का, लेकिन बहरहाल अगर आपके पास कोई डेकोरेटिव एलिमेंट हो ना, तो डेकोरेटिव एलिमेंट के शीट को मैं आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे, एक मिनट, मैं यहाँ पे सीरियल नंबर 5 में लिख दूँ लाइट्स इन स्टेयर्स। अब जो लाइट हमने लगाने उसकी हमने क्वांटिटी लिखनी है। अब लाइट्स जो है ये तादाद में होंगी आपके पास, जो है फर्ज करें स्टेयर्स में जो टोटल तादाद आपके पास लाइट्स की आ रही है वो फर्ज करें 100 लाइट्स हमने लगाने हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे यूनिट हमारे पास क्या होगा, नंबर। हमारे पास एक रेट कहाँ से होगा, एक लाइट की जो कास्ट है फर्ज करें मेरे पास है 15 रुपए, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पर नंबर, कास्ट जो है ये मेरे पास 15 रुपए है पर नंबर, और यहाँ पे इक्वल टू मेरे पास दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस, मेरे पास इसके ऊपर ये टोटल कास्ट आ जाएगा। क्लियर?
यस सर। और सर ये टाइलिंग में तो मतलब वो उसकी सफाई नहीं होती, बस डायरेक्ट साफ होता है। अगर ये हम मार्बल वगैरह लगाते तो उसकी तो फिर सर बाद में हम सफाई भी करते हैं, तो वो उसकी भी अलग से वो कैलकुलेशन करें कि नहीं, वो इसकी टाइलिंग मतलब फिनिशिंग में हम कंसिडर करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें ये जो रगड़ाई, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, पुष्ट में जी तो सर हम रगलाई 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 कहते हैं, उर्दू में भी रगलाई ही कह सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो कंपोजिट कास्ट होता है ना, ये ले फ्लोर व पॉइंट ग्लेस टाइल यूजुअली जो है ये इस, अब यहाँ पे इसके साथ क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन यूजुअली इसके साथ ये मेंशन होता है कि आपके पास ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच थिक मोसेक फ्लोरिंग इंक्लूडिंग रबिंग एंड पॉलिशिंग कंप्लीट। पहले इसकी रगड़ाई होती है, फिर इसको पॉलिश किया जाता है ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक इसका नजर आए। तो ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, इस कंपोजिट कास्ट में ये सारा कुछ इंक्लूड है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, एनीवन एल्स? सर वो आपने कहा था कि अटेंडेंस सर, फिर मुझे याद दिलाए। अच्छा सर देखिए मेरा नाम फिर से नहीं है या है? एक मिनट लेट मी चेक।